नहीं, 12th में कौन सा क्लास सही रहे, अभी तो 11th में है ना। मैं अभी अभी और फिजिक्स में होती है ना 7:30 to 8:30। ओ खुशल दस 7:30 to 8:30 होती है ना वो, नहीं यार? 6:30 to 7:30 थी रे, टाइमिंग देखो। ये आपने ग्रुप में डाला ही नहीं है ज्वाइन क्लास कर का? तो मैंने ना मतलब उसी में कंटिन्यू सेशन चल रहा था, क्योंकि 5 बजे से लगातार हमारी ही क्लास थी, तो उसी में और ऐसा मैंने आपको मैंने कॉल किया था ना, 5 to 6 मेरा वो था एक्टिविटी, फिर आपने ग्रुप में आया तो मैंने ज्वाइन भी नहीं किया उसके बाद। तो फिर मजे करो, और क्या क्या कर सकते हैं यार। अरे अभी तो सर आपने डाला भी नहीं, आपको मैंने कॉल किया था ना कि इंग्लिश की एक्टिविटी है करके। मैंने वही क्लास कंटिन्यू मतलब पढ़ाते रह गया था। अरे ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके। कैम हो गया बेचारे के साथ। बाय सर। बाय बाय। क्या हुआ सर, जाना है? नमस्कार क्या? गुड इवनिंग। खत्म हो गई क्लास? क्लास खत्म हो गई। थैंक यू हाँ, सर, मैं अभी बाय सर। वॉशरूम गया था, आके ओके देखा तो सर, कोई बाय भाई बोल सर। रहा है। पॉइंट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जहां तक कर लिख के खत्म किया ना, उसके बाद ये बना नाम है इसका? वांट ऑफ फैक्टर वांट हॉप ऑफ फैक्टर। साको में जो गरीब है। दिस फैक्टर takes into account number of particles after dissociation or association. I equal to number of particles after association या फिर dissociation. एसोसिएशन डिसोसिएशन तो समझते हो ना आप लोग। एसोसिएट डिवाइडेड में मतलब दो ऐसे मिलना, और डिसोसिएट मतलब अलग होना। डिवाइडेड में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। फिर क्या डिवाइड किया? हाँ डिवाइड किया है, ये ज्यादा बड़ा लाइनिंग था ना, इसलिए ऐसे कर दिया मैंने। और सर, आप वन चिन्मय के थ्रू समझाना चाहोगे क्या, किसका? ये एसोसिएशन डिसोसिएशन का, आप चिन्मय के द्वारा समझाना चाहोगे हमें? चिन्मय के थ्रू। चिन्मय ऐसा क्या है? फेमस हो गया तू तो भाई। आ गया, कौन है अभी, 1 मिनट। वो डिवाइड में है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड में है ना वो। हाँ, डिवाइड या और मतलब ऐसे एसोसिएशन होगा तो नीचे भी एसोसिएशन। अरे वो नहीं, हाँ मतलब उसके वो जो ऐसे सर ने वेव वाली लाइन बनाई है ना, वो डिवाइड हाँ है। वो डिवीजन की है। हाँ डिवीजन, वो डिवीजन। ये डिवीजन है, डिवीजन। डिवाइडेशन है ये। हटाए ना अब इसको। हाँ सर, हो गया। रुको सर, रुको नहीं रुको नहीं एक सेकंड। तो उदय बातें करता रहता है, लिखता नहीं। मैं लिख भी रहा हूँ दोनों साथ में। हो गया सर, हो गया। चलो हाँ सर। देखना ध्यान से। आई इक्वल टू ना, अब निकालना है अपने को। सबसे पहला केस वन, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। आई ग्रेटर देन 1। हाँ, तुम कैसे पढ़े पढ़े हो क्या? नहीं सर, कॉमन सेंस की बात है, डिसोसिएशन होंगे तो ज्यादा हो जाएंगे।
हाँ ये भी बात सही है, ऑब्वियस सी बात है। NaCl जो होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस होंगे। अब t इक्वल्स टू 0 पे मान लो इसको अपन ने a मान लिया, तो ये 0 0 होंगे ना। अब t इक्वल्स हाँ टू t पे ए मतलब ए हो आप, जाएगा, तो a माइनस a अल्फा, ये a अल्फा, ये भी अल्फा a ए अल्फा। अल्फा। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर क्या, एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो बताओ ऊपर में क्या आएगा? ए अपॉन में ए माइनस, ऊपर में क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर। सर हाँ, ए अल्फा पर अपॉन ए 0। ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस अल्फा। ए अल्फा, अच्छा ये सारे आ ओ तो है, डिवाइडेड में हाँ ए हो गया, तो ए हाँ इंटू वन प्लस वन बाय अल्फा वन डिवाइडेड में ए, तो ए से ए कैंसिल, आई इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस। वन प्लस प्लस अल्फा। अल्फा। अब चलो जनरल फॉर्मूला देते हैं, इसको नोट कर लो पहले। अमन आज तेरा मैच है ना? हाँ सर, अभी देखो एक विकेट भी गिर गई, दीपक चाहर ने मयंकर वाले को बोल्ड मारा। वो मैच देख रहे हो या पढ़ रहे हो तुम? नहीं सर, वो आपने पढ़ाना चालू किया उसके पहले देख रहा था। गया अब? नहीं नहीं Yes, सर, रुको sir. एक सेकंड। हो गया सर, हो गया। अरे एक सेकंड, एक सेकंड। कल हमारी क्लास है तुम लोगों में या नहीं है? नहीं है सर, हाँ, कल मैथ। कल नहीं है सर। हो गया सर। देखना अब इधर, NaCl अगर AXBY है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, x से y प्लस होगा और वाई बी एक्स माइनस। y भी x माइनस होगा एक्स माइनस, प्लस y भी x माइनस। तो स्टार्टिंग पे a है तो 0 0 हो गया, a माइनस क्या होगा, a अल्फा, तो ये x a अल्फा होगा ना, और ये y a अल्फा होगा, यही हाँ। होगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट लगा है। तो y का फॉर्मूला सर। क्या होगा, a माइनस a अल्फा प्लस x a अल्फा प्लस y a अल्फा डिवाइडेड में कितना, a हो गया, ये सब में कॉमन है, कैंसिल कर दिया, 1 माइनस अल्फा प्लस कितना, x अल्फा प्लस y अल्फा, वाई अल्फा। सब में कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1 हो गया, और क्या, एक्स प्लस प्लस वाई माइनस वन इंटू अल्फा। x प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा। x प्लस वाई को अगर n मान लेते हैं, x प्लस वाई को कितना मान लिया, n, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये x प्लस वाई n, x प्लस वाई समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वही है ना। हाँ सर। तो ये I की फॉर्मूला हो गया, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। एग्जाम्पल अब अगर मैं दूं आपको, ये जब तक जनरल फॉर्मूला है। हाँ ये जनरल फॉर्मूला है, जब तक कुछ बोला नहीं जाए ना तब तक अल्फा की वैल्यू हमेशा कितना रखोगे, 1। 1 अगर बोल दिया अल्फा 70% है तो कितना रखोगे आप, 0.7। 80% 0%। जैसे एग्जाम्पल ऐसा है, मान लो अगर अल्फा की वैल्यू 0 7 के बीच में रखिए ना। हाँ हाँ 0 से 1 के बीच में कुछ नहीं बोला गया तो कितना रखोगे, 1। 1। ठीक है। 1 तो ट्वाइस n प्लस प्लस SO4 माइनस 2, इसमें n की वैल्यू कितनी है, अच्छा, n की वैल्यू 3। तो n की वैल्यू 3 होगी, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ऐसे भी देख लो, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो I n के इक्वल हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में। अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो I किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो नोट कर ये लो सर, ये t इज इक्वल टू 0 और ये t इज इक्वल टू t पे ही है ना, ये तो ऊपर वाला। हाँ हाँ हाँ, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t पे। अच्छा।
अल्फा इक्वल्स टू 1 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू 1 व्हेन नथिंग इज गिवन, ऐसा लिखा लगा। अल्फा इज 1 व्हेन नथिंग इज गिवन। हाँ ये इक्विलिब्रियम जैसा है कि उससे तो बहुत अच्छा है। इक्विलिब्रियम बस तो यही दो स्टेप था और इक्विलिब्रियम कहीं नहीं। हो गया सर। हो गया सर एक मिनट। हम्म। हाँ सर। हो गया ना? हाँ सर। चलो इसके बाद देखना दो चार एग्जांपल रखते हैं ना भाई आपके सामने। जैसे K4Fe CN6। अब इसको ब्रेक कैसे करना वो समझना। K के ऊपर कितना चार्ज आता है? +1। हाँ तो अब 4K। 4K प्लस हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स पे उधर क्या आ जाएगा? -4 होगा ना? हाँ -4 तो IN की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी ना? हाँ तो I की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक N वाली वैल्यू ही टेकना है आपको। BaSO4 है और अल्फा की वैल्यू 0.7 है। हाँ बताओ तो I कितना होगा ये हम बताए ना। हाँ I की वैल्यू क्या होगी? 3.1। 3.1 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा तो 1 प्लस अल्फा आएगा ना बस। 1.7। तूने इसको 5 काउंट कर लिया ओ क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं मैंने इसको नहीं 4 काउंट कर लिया। हाँ सही है सही है। इसलिए ये n की ये वैल्यू 2 की वजह से ऊपर 1.7 कंफ्यूजन। आएगा। आगे समझ में? हाँ सर। देखना हो 1 सेकंड सर। तो तो मतलब इसमें आपने ऑर्गेनिक मिनट सर ये। इसमें आपने क्या बोला सर? 4 क्यों नहीं होगा सर? 2 और 2। अरे ये 2 तो चार्ज है, वो तो चार्ज मॉलिक्यूल है ना। इधर 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 आगे तो एक एक ही है ना। n यही n होता है ना। अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ यस। चलो इसमें I की वैल्यू सर वो ऑलवेज नीचे वाला रखो रखो ना था बाकी। I की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आने वाली। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो एसोसिएशन में आता है ना। अगर एसोसिएशन दिया गया है एसोसिएशन तो एसोसिएशन में बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ए पार्टिकल है ना तो ए एन निकल गया, मतलब दो पार्टिकल आपने डाले उधर कितना निकला? एक। ऐसे समझ में आ रहा है? आपने इधर AN 2A किया तो उधर डाइमर में निकला, ऐसे कहने का मतलब हुआ। ओके 2A डाला तो 2 बन गया तो डाइमर, 3 बन गया तो ट्राइमर। 4 तो बन अगर गया तो n बन गया तो ट्राइमर। ये पॉलीमर हो गया ना। हाँ तो चलो T=0 पे अगर ये रिएक्शन बैलेंस करोगे इसके आगे भी n लगाना होगा आपको। बताओ T=0 पे अगर a मान ले तो 0 होगा। T=T पे ये क्या होगा? a - a अल्फा। ये कितना आएगा?
एन ए अल्फा नहीं, ए अल्फा ही आएगा, सॉरी। ए अल्फा आएगा। ए ए नहीं, अल्फा हाँ देखो वही आएगा नहीं, ए अल्फा वाई एन आएगा, बोलो कैसे? सर। तो वो ए माइनस एन ए अल्फा नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, देखो ना यहाँ पे, तभी तो किया, इसीलिए तो डिवाइड किया है ना। अगर उतना ओके, लिख देते तो फिर इधर वही आ जाता ना। देखो हाँ यहाँ से, वो मतलब एन वो भी का सही है। होता है ना, अगर ए, उधर ए माइनस ए एन अल्फा लिख दे और उधर खाली ए अल्फा लिख दे तो। हाँ तो सही हो जाता ना। तो ए अल्फा बाई एन हो गया ये, अगर ऐसे लिखे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा डिवाइडेड में एन अपॉन में ए, ए तो ए, कट जाए, क्या आ गया? 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन आ गया ना। इसमें हमेशा आई की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 वन। आएगी। अब बोला कि आपको डाइमर है, इसका मतलब एन की वैल्यू कितना रखना है? 2। ट्राइमर है, एन की वैल्यू कितना रखोगे? 3। 3। बस ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, नोट कर लो। याद रखना आई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? लेस देन 1 होगी। 1। और इसमें लिख देना पहले वाले में आई ग्रेटर देन 1। हाँ, पहले वाले में आई ग्रेटर देन 1, दूसरे वाले में आई लेस देन 1। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट में देखना। सर हाँ, नहीं नहीं, लगा अपन डिस्कनेक्ट हो गया। ये नोट हो गया, हटा देना। हाँ सर। अच्छा, देखना एग्जाम इस चैप्टर में ना, नॉन वोलेटाइल हो गया और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सर, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो इसका एसोसिएशन का? एक क्या आप दो? हाँ बिल्कुल, एक मिनट, अभी बस ये लिखने के बाद दिया। अभी यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। फ्रुक्टोस। ये जब भी आए ना, इनकी आई की वैल्यू कितना रखना है? 1। ये ना एसोसिएट होते ना डिसोसिएट होते, इसलिए आई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1। 1 जैसे ना, जो बेंजोइक एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6COOH। होता है। अगर इसको हाँ एसिटिक वही एसिड में डालते हैं ना, सेम। तो ये डाइमर हाँ का फॉर्मेशन करता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है? अब अगर मैंने बोल हाँ दिया आई की वैल्यू निकाले, तो आई इक्वल टू क्या? 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। जब तक कुछ बोला नहीं है तब तक अल्फा की वैल्यू क्या रखनी है? 1। तो कितना आ गया? 0.5। अगर अल्फा बोल देते कि 75% टाइम ये एसोसिएट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 0.75 ले लेते ओके। हैं। सर, ये ग्लूकोज तो ऐसे ब्रेक नहीं होता है, इंसुलिन बायो वाला होगा सर? बिल्कुल ब्रेक नहीं होता है। कोवेलेंट मतलब कंपाउंड कोई नहीं ब्रेक होता, मतलब आयंस नहीं बनाता है, ओके। तभी तो उसके लिए मैकेनिज्म चलती है ना। लेकिन आयनिक कंपाउंड क्या करता है? आयंस का फॉर्मेशन करता है, इसलिए उसके लिए मैकेनिज्म नहीं चलती। बायो में ब्रेक होता है, इसमें ब्रेक नहीं होता है। बायो में कौन सा ब्रेक होता है? अरे वो निश्चित मैं ने क्या बताया ब्रेक सबको। मेरे को तो पता भी नहीं था। अमन देख, तू नहीं बोला ब्रेक होता है, तू ही बता। में ऐसा क्या पढ़ा है तूने यार? बायो में बोले ब्रेक होता है, ऐसे अरे ब्रेक तो मैं कहाँ कुछ पढ़ा। पढ़ा नहीं सर, पढ़ाया है। हो। ये अलग ही। हो गया सर। हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो अब ये खत्म हो गया ना, वांट ऑफ फैक्टर।
वन टू विद फैक्टर। क्वेश्चन। और इसका ये डायरेक्ट सब क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा कहीं आगे यूज नहीं होता। यूज होता है ना, अभी कहाँ यूज होता है, जितने फॉर्मूले आएंगे क्वालिटेटिव में वो सारे में यूज होगा। ओके, ये बताओ, ये वाला जो नॉन वोलेटाइल, इन सबों के लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। 1। तो इसको हटा दो। देखो, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, वो तो मैंने लिखा ही दिया, उसके अलावा लिख दिया लेना। नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? ये मतलब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है, जहां पे आई की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1। ठीक। बट अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू इक्वल टू नॉट 1, और ये अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जाना है। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फॉर्मूला कभी कभी ऐसे दिया जाता है कि अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नीचे नीचे का तो कैंसिल ही होना, बिफोर बिफोर वाला। हाँ, तो आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास से ही रिप्लेस करेगा ना। अरे जहाँ एसोसिएट हाँ। डिसोसिएट होगा उसका मोलर मास बदल जाएगा ना फिर। नॉर्मल मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं, डिवाइडेड में अब नॉर्मल मोलर मास। नीचे वाला पार्ट आप वापस समझा दो ना। देखो अब ना, अगर एसोसिएट या डिसोसिएट होगा ना, तो अगर मोलर मास क्या हो जाएगा वहां से? चेंज। चेंज हो जाती है। तो वही बस नॉर्मल मोलर मास अपॉन में अब नॉर्मल। अभी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। ऊपर आपने अब नॉर्मल अपन। हाँ, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नीचे मोलर मास का है इसलिए। रुकना सर, 1 मिनट, ये बाकी है लिखना। CH3COOH का मोलर मास कितना होता है? 60। तो अब नॉर्मल मास जो होगा इक्वल टू नॉट 60 आएगा। 58, 62 ऐसा कुछ। सर हाँ बोलो। पंजाब किंग्स 19 for 4। अरे हाँ? ये बोल रहे हैं ये तो। अरे सर मैंने तो स्कोर भी नहीं देखा, मेरे को तो स्कोर बताया गया है इसलिए बता रहा हूँ। मेरे फर्ज बनता है आगे बड़ा बता देगा इसलिए। चलो नोट करो अभी आप। हटा दें इसको? सर रुको 1 मिनट। ठीक है। सर ये दोनों में सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट का ही मोलर मास होगा ना रे। सर हाँ, ये मतलब अब नॉर्मल और नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले फॉर्मूला मतलब कुछ भी चलता है ना, RLBP और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो सब चलता है ना। हाँ मतलब सब में चलेगा। ओके। ये सर कोई देखो छेड़खानी कर रहा है। और दूसरा सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल ही हो गया ना। हाँ। सॉल्वेंट में तो चेंजेस कहाँ पे आएगा? एसोसिएशन डिसोसिएशन कहाँ चलेगा? सॉलिड में ही चलेगा। सॉल्वेंट ही तो ऐसा होता है। क्यों नहीं होता कि सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल आ जाए? तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा ना फिर जल्दी, क्योंकि वो ऐसा ज्यादा क्यों? अमाउंट में होते हैं ना। चलो इसको हटाएं। देखना, एक एग्जांपल देता हूं मैंने आपको बस समझाने के लिए। जैसे CH3COOH है, अगर इसका नॉर्मल मोलर मास जो होगा, नॉर्मल मोलर मास कितना होता है? 60। मोलर मास अब नॉर्मल जो होगा इक्वल टू नॉट 60 आएगा। अब आप बताओ, अगर इसका एसोसिएशन हो जाए तो मोलर मास जो होगा 60 से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा। AB
ए बी ज्यादा होगा 60 से, हाँ सर। हाँ तो आई की वैल्यू लेस देन 1। क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, लेस देन 1 आने वाली है ना। हाँ फॉर्मूला भी लिखता हूँ, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास है डिवाइडेड में अब नॉर्मल मोलर मास। तो अगर आई की वैल्यू क्या है अपना, लेस देन 1, इसका मतलब अब नॉर्मल मोलर मास क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ज्यादा। तो वही लिखा है कि मोलर मास जो अब नॉर्मल का होगा वो क्या होगा, 60 से ज्यादा हो जाएगा। अगर यही डिसोसिएशन आपने करवा दिया तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Yes. समझ में आया, यस सर। यस सर। यहाँ पे मोलर मास कम हो जाएगा, यहाँ पे मोलर मास बढ़ जाएगी, नोट कर लो। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि नॉर्मल ऊपर अपन ने लगाया, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल। समझ में आ रहा है, तो दोनों इनवर्सली हो गया। हो गया सर। हो गया। नहीं नहीं सर, 1 मिनट। मिटा देना। सर हो गया। हाँ हाँ। हाँ देखना आरएल, अब सारे फॉर्मूले में एप्लीकेशन है इसका ना। सबसे पहला आरएल वीपी पढ़ाया मैंने आपको, तो आरएल वीपी जिसके लिए भी मैं तेरे को पढ़ा रहा था ना, उसमें बोल रहा था नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल के लिए आई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है ना, 1। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वोलेटाइल वाला कभी दे दे तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड में पी ए जो होगा, पी नॉट ए क्या है, सॉल्वेंट का है, ऐसे ही लिखता हूं मैं ना, देखो पी नॉट सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्वेंट, नॉट इसलिए क्योंकि प्योर है, माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड में पी सॉल्यूशन अगर लगा दिया तो इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड में क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। यहाँ पे अब आई की वैल्यू आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां पे नॉन वोलेटाइल ले रहे थे इसलिए आई की वैल्यू 1 था, इसलिए आंसर भी आ रहा था, समझ में आ रहा था। क्योंकि नॉन और वोलेटाइल के तब आई की लिए, वैल्यू 1 ली थी। नॉन वोलेटाइल था तो क्या था, आई ऑटोमेटिक 1 ही हो गया ना। तब हम मेंशन नहीं करते थे, इसलिए 1 ही होता था ऐसे। नहीं, ऐसे भी मैंने आपको हेडिंग करके ऐसे लिखवाया ना कि मतलब नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, ग्लूकोज, इन सबों का मोलर मास क्या होता है, 1 ही, सॉरी हाँ आई की मतलब वैल्यू क्या होता है, 1 1 होता था, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता था, आई बताते नहीं थे। पड़ते जाते हैं, हाँ। फिर है पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड में पी नॉट सॉल्वेंट। ये किसका फॉर्मूला था, आरएलवीपी का, नीचे सॉल्वेंट आता है। तो ये वाला तो आरएलवीपी के अलावा अगर देता तो यूज करते थे, पर्टिकुलर आरएलवीपी का ये फॉर्मूला है ना। सर ये ये ऊपर वाला किसके लिए है? जैसे आरएलवीपी NM तेरे, by ND। मैंने तेरे को 2 फॉर्मूले लिखवाए थे ना आरएलवीपी में, हाँ नहीं याद है। एक पर्टिकुलर हाँ मैंने हाँ। बोला जब कभी आपसे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पूछेगा तभी लगाना है ये वाला, अदरवाइज हमेशा ये लगाना होता था। ओके। NA by ND वाला। आरएलवीपी में आपने पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्यूशन, और एक और लिखवाया था पी नॉट बी माइनस पी पी, नहीं वही तो था दूसरा। आरएलवीपी तेरे से हाँ मिल आरएलवीपी गया मिल गया मिल गया मिल गया। आई इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस, हमें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है ना, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भूल गए, हाँ सब भूल, हाँ आरएलवीपी में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट के इक्वल होता है,
और एक में हाँ। मोल्स रेशियो का हाँ इक्वल। सॉल्यूट हाँ, RLBP में क्या होता रेशियो है? ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल सॉल्यूट। फ्रैक्शन होता है RLBP में, मोल्स ऑफ सॉलिड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या आ गया? टोटल मोल्स मतलब ना। टोटल मोल्स। नोट कर लो। हो गया सर। नहीं हो गया? नहीं सर आप ईजान से बात तो करो। ईजान आया है क्या? आज आता नहीं है क्लास आया में। ना। हाँ ईजान कल आया हूँ। रिज्वाइन क्यों नहीं किया तूने? तब किया तो था। ए रे हे हे सेकंड टाइम में तूने रिज्वाइन कहाँ किया? नहीं किया पता नहीं था मुझे। तो पता ही नहीं, करी किए ही नहीं है ना तो पता कैसे है? अरे अब सर तो अभी सेशन खत्म होगा ना तो फिर रिज्वाइन करना होता, भूल जाते हो क्या फिर? अरे सर मैं किया था, मैंने रिजॉइन बार बार करता तो। कल नहीं किया था तूने तो कल भूल गया होगा तू, या फिर माइक वो म्यूट करके वहां से चला गया होगा, कब सेशन खत्म हुआ पता नहीं चला होगा तेरे को। 8:15 बजे से 9 तक बेहोश पड़ा होगा। अरे मिटाए ना अब इसको। हाँ सर। हाँ सर। सर अब हाँ, स्कोर सुनोगे आप? स्कोर सुनो एक तेरे को बार। पता है पता है, 20 की जरूरत नहीं 26 for 5। है। हाँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो, यही देख रहे हो IPL। आज फोन होगा तेरे घर पे क्लास के नहीं बाद। सर, हाँ, प्लीज नहीं। आज बेटा अभी क्लास खत्म होगी है, सबसे पहला फोन मेरे मोबाइल से तेरे घर पे जाएगा ना अभी। अरे सर ऐसा क्या कर रहे हो? देखना इधर। अब सेकंड में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसमें इंक्रीज हो जाता है। नॉन वोलेटाइल डालोगे तो इंक्रीज ही हो जाएगा ना। हाँ चलो, आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाना होगा ना अपने को, नहीं भी दिखा तो काम चल जाएगा ऐसे, और ये ऐसे। सर अब वापस बता सकते हो, नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो इंक्रीज ही होगा। नॉन वोलेटाइल डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा। तो हम वही तो अभी ये तो इन्वर्सली इसमें होता तो है। आई की बात कर रहे हैं ना, इसमें आई का क्या होगा? तो इसमें आई नॉन अभी वोलेटाइल। आई लगाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी आई लगाएंगे हाँ टेस्ट लेने के बाद। ओके। देखो मान लिया ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, किसका है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मतलब T1 ले लिया। T1 किसका बॉइलिंग पॉइंट है? नीचे बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का है ना। हाँ तो बताओ अगर तुम नॉन वोलेटाइल डालोगे तो ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा या इसके नीचे से जाएगा? सॉल्वेंट के ऊपर से या सॉल्वेंट के नीचे से? सॉल्वेंट के नीचे से। नीचे से जाएगा ना, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, ऐसे जाएंगे। हाँ तो ये वाला हाँ टर्म T2 हो गया। ये T2 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन। सॉल्यूट और यही इन दोनों का चेंज जो होगा, चेंज इन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो डेल्टा TB जो होता है ना, वो क्या हो गया? T2 माइनस T1। और T2 की वैल्यू क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। माइनस में क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। डन। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, अब जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल का अगर अमाउंट बढ़ाओगे तो ये जो चेंज है ना, ये बढ़ेगा ना, ये पूरा चेंज। अरे जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल तुम बढ़ाते जाओगे तो ये वाला ग्राफ और नीचे आते जाएगा ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर आ रहा है। यस सर।
जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल का अमाउंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल मोलैलिटी होता है। ग्राफ में वाई एक्सिस वेपर प्रेशर है ना? हाँ हाँ, वेपर प्रेशर है। अच्छा। तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी है, तो इसको हटाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कोई कांस्टेंट आता है जो Moles केबी of- KB होता है और एम, और आई लगाना ना भूले। तो फुल टू फॉर्मूला क्या होगा, KB डेल्टा MI टी इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। I एम मोलालिटी वाला है ना? हाँ, एम मोलैलिटी है। आप इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं अगले में लिखूंगा, नहीं तो फिर कट जाएगा। हो गया सर। हो गया। एक मिनट सर। नहीं सर, 1 मिनट सर। जल्दी से रिज्वाइन करो। हाँ सर। क्षितिज आ गया वेटिंग रूम में। सर मतलब इसके बाद आपने कुछ करवाया ही नहीं है ना? नहीं नहीं, हम अरे देख सर क्या हटा दिया। तेरे को ना ये डेल्टा टीवी जो था क्या था, केबीएमआई केबीएमआई। डेल्टा टीवी तो पता है, केवी जो होगा ना, ये क्या होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। केबी कभी भी किसी के लिए देगा तो समझ जाना वो सॉल्वेंट है। केवी फॉर H2O ये कभी देता है कभी नहीं देता, फिक्स होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ध्यान रखना। डेल्टा टीवी की वैल्यू किसके इक्वल, टीवी माइनस टी नॉट, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। एम तो पता ही है, एम क्या है, मोलैलिटी। मोलालिटी। हाँ, मोलैलिटी है। एक क्वेश्चन, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। सबसे पहले मतलब एक है जेई वाला क्वेश्चन। सेकंड में दिया है NaCl, थर्ड में क्या दिया है Na2SO4, और फोर्थ में दे दिया आपको बीएस Na3PO4। देखो कैसे बनाना है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सर हाँ ऐसा होगा जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा हो उससे। देखो कुछ नहीं बोला है ना, तो केबी और एम ये दोनों वैल्यू सबके लिए सेम होगी ना। अरे कुछ नहीं बोला, सॉल्वेंट तो सेम ही होगी, मोलैलिटी भी सेम होगी, तो बस फैक्टर चेंजेस कहाँ आने हैं, आई पे। तो आई के लिए कितना होगा, 1 NaCl के लिए कितना होगा, 1 माइनस 2 होगा 2 आई। NO2SO4 के लिए कितना होगा, 3 3। Na3PO4 के लिए 4। 4 ये तो धोखा है। सही आंसर किसका हो जाएगा, डी मेरा। Na सॉरी। Na3PO4 का सबसे ज्यादा।
अभी सर आप फ्रीजिंग पॉइंट का दोगे नहीं, वो तो पढ़ाओगे पहले, फ्रीजिंग पॉइंट अभी पढ़ाएंगे तभी तो। फिर उस पर बोलोगे मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताओ ये तो। याद रखना, डेल्टा टीवी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी, ये भी डायरेक्टली ओ प्रोपोर्शनल होता है आई के। नहीं तो आप निकाल सकते हो, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल सॉल्वेंट टू तो फिक्स है। के बी इंटू एम इंटू आई। तो ओ इसको इस ओके साइड लेके आओगे, समझ में आ रहा है? आई हाँ की वैल्यू हाँ जितना ज्यादा बढ़ेगा, सॉल्वेंट को उसी साइड लेके चले जाओ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस में क्या, के बी इंटू एम इंटू आई। तो जितना ज्यादा आई बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बढ़ेगा। हो गया सर। हो गया, हटा देना। नहीं नहीं ठीक है, नोट करो। हो गया सर। नहीं नहीं, तो सर आप भंडारी को बोलोगे कि तूने तो पहले लिख रखा है। हम्म, हाँ हो गया। देखना इधर ध्यान से ना, फॉर्मूला तो वही है, डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी इंटू एम इंटू आई हो गया। केवी के बारे में तो हमेशा दे के रखता है, बट कभी कभी उलझा देगा ना, कि केवी का जो स्पेशल फॉर्मूला था आर इंटू टी बी का स्क्वायर डिवाइडेड में 1000 इंटू में क्या होता है, एल वी होता है। अब ध्यान से देखना, टीवी जो ये होगा ना फॉर्मूला एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी मैं बता रहा हूँ, केवी जल्दी आपसे हमेशा ये क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 99% प्रॉब्लम में केवी की वैल्यू डायरेक्ट दिया जाता दे है, रखा गिवन। कभी उड़ जाएगा। जेई मेंस तक ऑलमोस्ट दे के ही रखते हैं, जेई एडवांस में गेम खेलते हैं। टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। आर तो गैस कांस्टेंट है, पता ही है। हाँ, और एलवी एलवी जो होगा ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम के लिए, ठीक है, 1 ग्राम के लिए होता है। समझ में आ रहा है? तो देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 ग्राम के लिए क्या लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में मोलर मास। अरे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, अब मान लो ये ऐसे है, मतलब ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ए है, इधर प्रोडक्ट बन गया और इसका डेल्टा एच वेपराइजेशन है, तो इसके 1 मोल के लिए वेपराइजेशन कितना है डेल्टा एच, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा डेल्टा एच अपॉन मोलर मास। ओके मतलब वो डेल्टा एच जो लेंगे वो खुद मोलर हिट देंगे। डेल्टा एच की वैल्यू दे के रखेगा, मोलर मास जो होगा ना वो किसका रखना होगा आपको, सॉलिड तो का। डेल्टा एच पर मोल में ही होगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो पर मोल में ही देगा आपको हमें। तो ये वाली वैल्यू वहां पे पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगी, आर इंटू के वी का स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड डेल्टा एच वेपराइजेशन, और नीचे क्या हो जाएगा 1000 इंटू मोलर मास। मोलर मास, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, मोलर मास जो होगा ना वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट भी किसका आएगा, सॉल्वेंट का ही आएगा। सॉल्वेंट का हम्म।
सर हाँ हो गया। हाँ नहीं पर एक पूछने डाउट के है। लिए आप हो कि नहीं ऐसे। नहीं नहीं सर, अपना अगर ये नीचे डिनोमिनेटर में डालेंगे तो ये मोलर मास ऊपर नहीं जाएगा? मैंने उल्टा लिख दिया। अरे हाँ हाँ डेल सॉरी ना, डेल्टा एच यहाँ पे आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, मोलर मास। ठीक है सॉरी। हटाए ना अब। यस सर। चलो क्वेश्चन देखना। solution contains 5.85% weight by weight of NaCl, 7.1% weight by weight of MgCl2 and 3% weight by weight of urea. Calculate boiling point of solution. Calculate boiling point of solution. चलो फॉर्मूला लगाएं अपन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैंने कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। वाटर। ये H2O हो गया। और बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट H2O, केवी की वैल्यू अंडरस्टूड है कितना, 0.5। 0.52 फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू एम इंटू आई। आई। डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना आपसे, तो फॉर्मूला क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर का कितना 100 डिग्री। तो केल्विन में कन्वर्ट करके लेना है। 373.15। केवी की वैल्यू 0.52, मोललिटी निकालनी है अपने को। मोललिटी के लिए सबसे पहले तो मोल्स देखो कैसे निकालोगे, इसका है 5.85 डिवाइडेड बाय NaCl का मोलर मास कितना, 58.5। तो 58.5 यहीं पे लिखता हूँ ना मैं डायरेक्ट, 5.85 डिवाइडेड में 58.5। एन फैक्टर की वैल्यू भी रखना है, सॉरी आई की वैल्यू, NaCl का आई की वैल्यू क्या होगा, ये डिसोसिएट कर जाएगा ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस अगला क्या है 7.1 डिवाइडेड में कितना आएगा, 71 MgCl2 का मोलर मास 71 प्लस 24 21 प्लस 24 95। हाँ 95 इंटू एन फैक्टर की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 3 हो गया, प्लस यूरिया की आई की वैल्यू तो क्या हो गई, एक ही हो गई ना, 3/60 होता है इसका मोलर मास। 3/3। ओके फिर है इतना। तो सॉल्व करके। हाँ सर। अब ये क्या हो गया, ये मोल्स हो गया ना, मोल्स अपॉन मोलर मास टोटल। अपॉन मोलर मास तो लगा दिया ना रे, ये मोल्स आ गया ना पूरा। हाँ 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 1000 डिवाइडेड में, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बताओ मेरे को, एक सेकंड। कैसे निकाल रहे हो आप लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये परसेंटेज दिया है, परसेंटेज बाय मास दिया है। 100 में से माइनस कर देंगे ना, 100 माइनस 5.85 प्लस 3 प्लस 7.1 कितना आ गया 84.05 क्या, देख लेना आप। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू बस निकालनी थी, नोट कर लो। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना के देते हैं। हाँ ये जो 100/80 एक ये मोल्स निकल गए सोल्यूट के। हाँ उसके बाद क्या किया, क्या होता फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोललिटी का Upon- 1000 हाँ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ मतलब हमने ऐसा माना ना कि टोटल वेट सॉल्यूशन का 100 है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज Okay. रुकना, अभी ये सब बाकी है, नोट करना।
एक साथ 3-4 मिक्स करके भी देते हैं ना, ये सीबीएसई में ऐसे ज्यादा पूछते थे बोर्ड में क्वेश्चन। सर एक डाउट है पूछो। सर, ये वाटर का 373 लेंगे कि वो कभी कभी एनसीईआरटी में 373.15 भी लेते हैं, तो 373 लेने कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुको, हम ये आंसर निकालते हैं। निकाल लो। ये मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है ना, गलती ना हो जाएगी। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ही होता है। 24, हाँ ठीक है। सर वो 84.05 है ना? हाँ। हाँ 84.005 की 605? जो 100 में से माइनस कर लो 05. 5.85 ओके, 7.1। तो फाइनल आंसर 376 केल्विन आता है। आंसर में 0.1. लिखा हुआ ही नहीं है। रुकना सर, 1 मिनट निकालते हैं आंसर। नोट कर लो आंसर, तो भी निकाल लेंगे, अपने पास है उसके लिए असाइनमेंट। हो गया? हाँ सर, सर फाइनल आंसर बता दो ना। सर 1 मिनट रुको, आ रहा है। 2.7, हाँ तो सर 375.7 आ रहा है। 376 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना। 376 लिख देना। हाँ चलेगा। नेक्स्ट में देखना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा? नॉन वोलेटाइल अगर सॉलिड आपने डाला तो मास कम क्या हो होगा। जाएगा? ये सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी, ध्यान रखना। तो नॉन वोलेटाइल डालेंगे। हाँ नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों। अरे नॉन वोलेटाइल तुम डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल डालने पे वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिप्रेस हो जाएगी ना। ओके। जैसे वाटर है, उसमें नॉन वोलेटाइल तुम सैंड भी डालते हो, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉरी डिप्रेस हो जाएगा। हाँ, द टेम्परेचर, ये फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए एक बार। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज एक्सिस्ट इन इक्विलिब्रियम। हाँ, आर इन इक्विलिब्रियम। Are in equilibrium is known as freezing point। दूसरा अल्टरनेट डेफिनेशन भी आप दे सकते हो और करके कि टेम्परेचर एट विच vapor pressure of solid becomes equal to vapor pressure of liquid
ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड दोनों इक्वल आ जाए, उसको इक्विलिब्रियम पे बोला जाता है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ओके। हाँ, उसका वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन होगा सॉलिड का? ये तो सॉलिड सॉल्वेंट है ये यहाँ पे ना। ओह आई सी। हाँ, और ये पर लिक्विड तो है। भी उसका वेपर प्रेशर कैसे निकलता है सॉलिड का? अरे जब फ्रीज करना स्टार्ट होता है, क्या 1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज कर जाता है कंप्लीट? क्या नहीं ना, नहीं। तो वहां पे लिक्विड भी होती है ना। हाँ। वहां से तो स्टार्ट होता है ना फ्रीज करना। इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब ये सॉल्वेंट लिक्विड है ना? हम लिक्विड सॉल्वेंट, वही टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ओ ओके। 1 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, देखना वो फ्रीज हो जाता है, नीचे वाला क्या होता है, लिक्विड में हो जाता है ना, जमा हुआ नहीं रहता। हाँ। जमा हुआ नहीं रहता। तो वही इक्विलिब्रियम वाला हुआ, और वही टेम्परेचर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट, उसी से तो स्टार्ट हो रहा है वहां से फ्रीज होना। हो गया। हम्म, बता देते हैं, देखना इधर। सर रुको रुको एक सेकंड, वो नीचे वाले डेफिनेशन। हाँ सर हो गया। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही चलेगी ना, जैसे वहां पे पढ़ते हैं डेल्टा टीवी, तो यहाँ पे क्या आता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ। के एफ इंटू एम इंटू आई। आई तो आपको लगाना ही है, भूलना नहीं है। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इस बार क्या, एक तो माइनस में आएंगे ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन लिखोगे ना आप। सॉल्यूशन। सर ये कैसा सॉल्यूशन है, हाँ डेल्टा सर। टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई? जैसे यहाँ पे भी अगर तूने सर नॉन, उसका जैसा ही। मतलब नॉन वोलेटाइल का अमाउंट बढ़ाओगे तो उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा ना। हाँ। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एम हो गया। जैसे और वहां पे लिखते थे ना कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हाँ। होता था, मोलरिटी, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट। अब उसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज क्या हो रहा है, तो अपने को लगाना ही है। तो डेल्टा टीएफ जो होता है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन। ठीक है, और केएफ जो होगा, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और आई इक्वल टू क्या होता है, आई तो वांट ऑफ फैक्टर है, खैर तो पहले ही पढ़ा रखा अपन ने, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, एम क्या है, मोलरिटी। केफ की वैल्यू H2O के लिए फिक्स है, कितना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो 0.48। 1.86। और जैसे वहां पे के भी निकालते हैं, वैसे के एफ भी निकालना पड़ जाता है कभी कभी। तो आर टी एफ का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास डिवाइडेड में सर 1000। हाँ, एल एफ ये इंटू एल एफ। आप जब ने वो मैराथन वाली क्लास ली थी 50 क्वेश्चंस वाली, उसमें से क्वेश्चन थे ना, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे? किसमें? जो आपने थोड़े एक वो दो महीने इक्विलिब्रियम की थी। पहले, तो उसमें भी इसका यूज था, ऐसा लगा। हाँ, एक क्वेश्चन तो आया था ऐसा। अभी क्वेश्चन आएंगे मिली जुली ना, अभी तो चैप्टर पढ़ ही रहे हो आप। इलेक्ट्रोआयनिक केमिकल सब मिला के भी आएंगे अभी। वो ऊपर मोलर मास ही है ना? हाँ हाँ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। और टीएफ हाँ। क्या है, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, डिप्रेशन वाला है। अरे नहीं, यहाँ पे भी सॉल्वेंट, वहां पे भी सॉल्वेंट ओ था। ओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग सॉल्वेंट। पॉइंट।
अरे सर रीजन कट लिया, जान कट लिया। पता नहीं अभी शायद सर रिजॉइन ही मैसेज नहीं किया कर, रिजॉइन तो किया था उसने। तो कट लिया। अरे अभी मैसेज डालता हूँ। ए भिंडारी। बोल करना। मैंने तो बोला भी नहीं, उदय को बोलना। सर हाँ हो गया। लगा आप भी। अरे अब मैसेज नहीं ए मैं भी कट लिया कह रहे। चलो इसको हटाया। अब नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। वो तो तब पढ़ा है, आपने बोला सब पढ़ा वो हो। वाला अच्छा कल ही तो तो ये जान आ गया। अरे ईजान मैसेज देख के आया। ऑस्मोटिक प्रेशर देखना क्या होता है इसमें ना, ये काफी सिंपल है ना, ये ऐसे और बीच में ना एक ये लगा होता है ताम झाम इसका। एसपीएम का नाम सुने हो? एसपीएम का एसपीएम, पर दिया हाँ मेम्ब्रेन। हाँ 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 सुने, 9th में आता था ऑस्मोसिस, वो सब हाँ बस वही बायोलॉजी है। में पढ़ते थे। हाँ क्यों biology। चिन्मयी? हाँ तेरा भी गहरा रिलेशन है बायो से, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे सर 9th में तो सब में पढ़ा होता है। बहुत गहरा। देखना अभी इधर, ये ना बीच में एसपीएम लगा है। ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है यार, जो बस किसको पास करता है? सॉल्वेंट। आधा सॉरी सॉल्वेंट को, आधा अधूरा नहीं। तो मान लो ना इधर एक सॉल्यूशन है जो C1 है, इधर वाला सॉल्यूशन क्या है? C2 है। C2 इन दोनों में से C1 C2 में से कोई एक तो कंसंट्रेटेड होगा ना, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया डाइल्यूट होगा। हाँ तो दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होंगे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। कोई मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट तो होंगे, रुक थोड़ी जाएंगे। अरे अच्छा हाँ, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ठीक है। हाँ अब देखना, मैंने कंसंट्रेशन किसका ज्यादा मान लिया? C1 का ज्यादा मान लिया। किससे? C2 से। C2 से, तो C1 से C2 जाएगा। क्यों C2 से C1 नहीं आएगा क्या? C2 वाले सॉल्वेंट ने क्या पाप किया है? अरे हाँ मतलब नेट बोल रहा हूँ, नेट रिएक्शन C1 से C2 होता है ना। हाँ ये सही है। नेट जो होगा मतलब इधर से 1000 जाएंगे तो इधर से 4-5 ही आएंगे। लेकिन ध्यान रखना ना, ये इसमें ना एसपीएम से दोनों की तरफ वाले आएंगे ना सॉल्वेंट। बस हाँ, डिफरेंस ये कि C1 से 1000 जाएगा तो उधर से 4-5 ही जाएंगे, नेग्लेजिबल जाएंगे। तो नेट किसका ज्यादा होगा? मैंने उल्टा लिख दिया है ना। डाइल्यूट वाले का क्या होगा? ज्यादा जाएगा ना, ऐसे कर देते हैं फिर। तो उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है इसलिए। हाँ, तो उसमें सॉल्वेंट सब डाइल्यूट मॉलिक्यूल से क्या पास करेंगे? डाइल्यूट मॉलिक्यूल से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो मैंने क्या मतलब किया वो है। कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाएंगे क्या? हाँ कंसंट्रेटेड को धीरे धीरे डाइल्यूट बनाते हैं। C1 का कंसंट्रेशन कम है, मतलब C1 डाइल्यूट है, तो इसके मॉलिक्यूल हाँ। इधर गए। अगर 1000 मॉलिक्यूल C1 से C2 जा रहे हैं तो C2 से C1 आने वाले कितने? बस 5। ऐसे ठीक है। ओके। ये कहीं बुक में नहीं लिखा है कि यहाँ पे आपने 1000 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था। ये मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो भावनाओं को समझो। ठीक है। तो एसपीएम sir. अगर एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो क्या करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल को पास करता है। तो ये इसका आप कुछ लिखवा रहे हो? अभी लिखवा रहे हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इधर से उधर, उधर से इधर आना जाना, वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। अब मान लो इस रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अभी रुक जाए, एक बार में 4 कैसे बोल सकते हैं? एक ही बोलेंगे ना। ठीक है। देखना इधर। तो ये ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकना है तो किधर प्रेशर अप्लाई करोगे? C1 की तरफ या C2 की तरफ? जहां से ज्यादा आ रहे हैं उसके उल्टी तरफ अप्लाई करेंगे। उसके उल्टी तरफ C2 है ना। हाँ हाँ। C2 की तरफ अगर तूने लगाया, मान लो 5 ATM लगाने पे, ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस रुक गया। तो उसको ये 5 ATM क्या कहलाया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आया समझ में? बोला तो 5 एटीएम लगाने पे रुक जाएगा ऑस्मोसिस। हाँ अरे तो उसको क्या एग्जांपल बोलेंगे अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर।
ओके, मतलब वो मिनिमम प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर बोलेंगे। अब 5 एटीएम के बदले अगर तूने 6 एटीएम लगा दिया तो क्या होता है? तो उल्टा वापस चालू हो जाएगा, उस साइड से इस साइड रिवर्स ऑस्मोसिस। वो रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ है। आया सर। समझ में? हाँ 5 सर। लगाओगे तो सर। ऑस्मोटिक, 6 लगा दिए तो रिवर्स ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डायग्राम ऐसे टाइप लेना है, एक C1 वाला जो होगा वो डाइल्यूट है, C2 वाला कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है। एसपीएम के बारे में अब मैं लिख देता हूँ कि ये जो होगा स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which allows the movement of only solvent particle through it। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल। एसपीएम जो होता है ना, वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, Cu2FeCN, ये नोट कर लो। सर हाँ, ये 1000 C1 वो सब टिपना है कि वो टिपने की जरूरत नहीं वो तो समझाने के लिए लिखाया था ना मैंने। ओके, और खाली ऑस्मोसिस का लिख देना, प्रिवेंट कि वो भी लिख रहे हो? मैं लिखा रहा डायग्राम हूँ टेप अभी। नहीं, आप डायग्राम बनाओ, नीचे एसपीएम का लैंग्वेज लिखो, अभी मैं Okay. डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ओके सर। सर। हाँ बोलो। हाँ बोला। हाँ मैं तो यही हूँ। हो गया? क्लास बहुत लंबी नहीं सर, 1 मिनट। सर वो एग्जांपल क्या है? Cu2FeCN6। CH2 है ना? Cu2 ओके कॉपर है, ओके। कॉपर। और मतलब उसकी मेम्ब्रेन बनाएंगे तो? हाँ तो एसपीएम हो जाता है। चिन्मय क्या बोल रहे हो तुम? क्लास बोल थोड़ी रहा है लंबी लंबी चल रही है, चल ऐसा रही बोल है। रहा है। क्लास? वो लंबी चलने की बात कर रहा है। हाँ थोड़ी लंबी चलेगी अभी, और इसके बाद बस एक टॉपिक है हेनरीज लॉ, तो सॉल्यूशन खत्म हो जाएगी। वो फिर मंडे से नया चैप्टर। सॉल्यूशन दोनों के असाइनमेंट करेंगे अभी। अरे यार रुक जा भाई, अभी भेजता हूँ तुम लोगों को ना। और तो वो संडे को हमें वो सॉल्व करके आना है। कितने संडे को भी ये भी क्लास है? तीनों क्लास है नहीं संडे को? भाई, कुछ नहीं है संडे को ऐसे। अरे क्यों आइडिया दे रहा है? आइडिया दे रहा है, बाकी सब यहाँ बैठे बगैर दिमाग वाले क्या रहे बंदा। दिमाग इसमें लगा। से करना क्या है सर सॉल्यूशन में से? हाँ, अभी मैं बता रहा ये हूँ आपने भेज दिया? वो तो मैंने भेजा है ना अभी सॉल्यूशन। आईआईटी केमिस्ट्री। इसको हटाए ना। 1 मिनट सर। सर उसका डिस्कशन रह गया है। हाँ वो भी करेंगे, इसलिए बोले ना थोड़ा, मतलब अगले सप्ताह तो, मतलब जब तक दोनों खत्म नहीं हो जाते तब तक तीसरा चैप्टर नहीं स्टार्ट होंगे ना। अच्छा तो अच्छा, वेरी गुड। हाँ सर हो टाइम गया। नहीं यार, हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया हो गया। देखना net spontaneous movement of solvent particles from
solvent side to सर ये पॉइंट करके लिखना है। नहीं एक ही में अभी कंप्लीट हो जाए। टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम solution of low concentration to high concentration is known as osmosis. Minimum pressure applied over concentrated solution to prevent the osmosis is known as क्या? osmotic pressure. नोट करो। डायग्राम से फिर से मैं समझाता हूँ एक बार। मान लो बीच में एसपीएम लगा था, इधर C1 C2 और C1 की वैल्यू ग्रेटर देन C2 से। ऑस्मोटिक प्रेशर को ना पाई से रिप्रेजेंट करता है, और पाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? C1 माइनस C2, मतलब कंसंट्रेशन के ना, नेट कंसंट्रेशन, क्योंकि C1 का ज्यादा लिया मैंने, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? टेम्परेचर के भी। तो ओवरऑल देखो पाई डायरेक्टली पर C1 माइनस C2 तो कंसंट्रेशन ही आएंगे ना। अरे कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ही होंगे। तो C2 और इसको प्रोपोर्शन को साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं R, तो पाई इक्वल टू CRT हो गया। ये वही वाला इक्वेशन, तो PV इक्वल्स टू NRT V को उस साइड ले। हाँ, तो इस को आप P मान लो ना पाई को, तो पाई इक्वल टू CRT हो गया बस। अब ये गैस किसके लिए एप्लीकेबल होगा अपने पास? ऑस्मोसिस सॉल्यूशन के लिए। वहां पे किसके लिए एप्लीकेबल करते थे? गैस आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन है ना ये, कि खाली सॉल्यूशन। अक्षर को पूरे चैप्टर में बस यही फॉर्मूला आता था। अच्छा, पाई इक्वल टू CRT। रिवर्स ऑस्मोसिस पता है ना? इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा भी ज्यादा तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा दे दी। सर इसमें आई आएगा ना आगे? हाँ, लास्ट आगे नहीं, लास्ट में यहाँ पे ना। हाँ मतलब जैसे नेट फॉर्मूला क्या हो गया? पाई इक्वल टू CRT I। सर मतलब इसमें एक इस इक्वेशन का नाम क्या लगता है? वही ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T इनटू I हुआ। नाम नहीं है आइडियल गैस इक्वेशन, वंडर वॉल इक्वेशन ऐसा। नहीं सर कुछ हो गया ना? नहीं सर, एक सेकंड रीज्वाइन करना है ना अभी फिर आज करना है सर। हाँ, बस एक टॉपिक बचा है ना, वो वाला खत्म कर देता हूँ मैं। हेनरीज लॉ वाला बचा है बस। ओके सर। चलो तो सर करते हैं रीज्वाइन। हटा देना इसको। चलो सर आपने कहा। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लिख दिए 4 पेज रहे। चलो इसको हटा दें। हाँ सर। एग्जाम्पल देखना।
वो 3-4 सॉल्यूशन है, ए बी सी डी। इसके कंसंट्रेशन कितने हैं? 2, इसके 3, इसके 1, इसके 2। तो बताओ ए एंड डी जो होगा वो क्या है? So, आइसोटोनिक। दोनों वो का सर आपने सेम एग्जांपल दिया था। सेम। अब बी इज हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू किसके किसके ए बी CACD एसिडी। हाँ, और सी इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू ABD। किसके? ए बी डी। समझ गए ना? नोट कर लो। इसको हटा दें। नहीं सर। 1 मिनट सर, 1 सेकंड। हाँ सर। यस सर। देखिए हेनरीज लॉ पे आते हैं ना। ये थ्योरेटिकल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gases in is liquid। directly proportional to the vapor pressure of the vapor above the liquid। ऐसा होता है ना, 11th में भी आया था। हाँ वही है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की पर्टिकुलर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगी। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और थम्स अप वाला एग्जांपल यूज होता है ना। हाँ, हेनरीज लॉ। सर आप थम्स अप ऐसे ऐसे करके दिखाओगे कैसे गैस लीक? solubility of gas in a liquid at a given temperature is solubility of gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved। मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? X। तो P इक्वल टू KH इंटू X, यही फॉर्मूला है इसका ना। P क्या है? पार्शियल प्रेशर। एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और KH क्या हो गया? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। लॉ थोड़ी होगा, हेनरीज कांस्टेंट खाली। हेनरीज कांस्टेंट। X क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, अब थोड़ा मतलब एक सॉल्युबिलिटी डिनोट करता है ना। हाँ, X वही सॉल्युबिलिटी ही है। इसके लिए वो इक्विलिब्रियम वाला सॉल्युबिलिटी यूज नहीं करते। वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, हाँ, वो तो सॉलिड होता है ना, वो सॉलिड होता है ना। ओके, सॉरी। ये गैस के लिए चलता है ना। बस सर खत्म ना अभी। अब ये एक बार प्रॉपर्टीज और लिमिटेशन। वो एक्स्ट्रा है सर। सर रखो रखो। हाँ
सर रुको रुको, वो ही था। मेरे को तो लगा पूछ रहे तो लिख लिए होगे तुम लोग। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही पूछते हैं। के एच है कि के एच ही होगा, हेनरी ना। इसके बाजू में क्या लिखे? एक बार वो आपने एन का फर्क जान है ना। नेक्स्ट में देखना ऐसा है कि properties of A is same unit. Pressure